सिग्नेचर लाइन भी कहते हैं। सिग्नेचर लाइन कह सकते हैं, या सिग्नेचर सेंटेंस कह सकते हैं, या गोल्डन लाइन कह सकते हैं इसे, या आप ये सेइंग कह सकते हैं, प्रोवर्ब कह सकते हैं। तो क्या ये प्रोवर्ब है, क्या ये कहावत है, क्या ये सेइंग है? योर एबिलिटी टू फोकस, ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें इंफिनिटिव है टू फोकस। आपकी जो योग्यता है, एबिलिटी है, क्षमता है फोकस, टू फोकस माने फोकस करने की, यानी चीजों पे फोकस करने की, कैजुअल नहीं रहने की। वो क्या निर्धारित करती है? ये वर्ब आ गया, डिटरमिन्स। वो निर्धारित करती है, किस चीज को निर्धारित करती है? आपकी एबिलिटी, योर एबिलिटी। और किस बात की एबिलिटी? वो भी इंफिनिटिव में है, टू सक्सीड, यानी सफल होंगे। आप जीवन में कितना सफल होंगे, ये पोटेंशियल कहां से मिलता है? ये पोटेंशियल आता है इस बेस से कि आप चीजों के प्रति कितना जो है फोकस्ड होकर के जो है आप चीजों के प्रति जो है अपना नजरिया रखते हैं। और ये जो है यही डिटरमिन करता है, यही चीज निर्धारित करती है कि आप आगे चल करके कितना सफल होंगे, आपके अंदर कितनी क्षमता डेवलप होगी। तो मेरे ख्याल से मेरा मैसेज ये क्लियर है, क्योंकि आपका ये कोई मैंडेटरी कोर्स है। मैंडेटरी कोर्स का मतलब है कि आपकी क्षमता को जो है डेवलप करना है ताकि आप सफल हो। इसको लिंक कर रहे हैं इस सिग्नेचर लाइन को, कि आपको मैंडेटरी कोर्स जो है ये अनिवार्य प्रशिक्षण क्यों दिया जा रहा है। इसका अपना एक मतलब है कि जब आप एक हायर चार्ज एज्यूम लेने जा रहे हैं प्रमोशन के बाद, या प्रमोशन जब भी हो, जब आप हायर एक चार्ज लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, तो आपके अंदर जो है वो क्या रहे? आप सफल होने की क्षमता रहे, पोटेंशियल रहे, अर्थात आप सक्सेस रहे, इफेक्टिव रहे, और अपने कार्य आप अपने जो कर्तव्य का निष्पादन जो है पूरी तन्मयता से और पूरे जो है परफेक्शन के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ करें। तो ये किस पे निर्भर करेगा कि आप जो है कितना फोकस रहते हैं। इसलिए मैंने वो ये वर्ड यूज किया था कि आप मेरे लेक्चर पे फोकस रहिएगा और इंटरेक्टिव बना करके जो है आज मुझे भी अपग्रेड होने का मौका दीजिएगा। चलिए आइए इन्हीं शब्दों के साथ और इसी ऊर्जा के साथ आज का ये जो एफर्ट्स किया है नासिर पटना ने, हमें आपको मिलाया है, और डिजिटली हम लोग मिले, हम कानपुर, आप पटना। आइए उसका पूरा लाभ लिया जाए। जो भी ये लिमिटेशंस अपनी हैं उन लिमिटेशंस के तहत, क्योंकि उसको तो हम एनहांस कर नहीं सकते, डिजिटली हम लोग कनेक्ट हैं। आइए पीपीटी आगे बढ़ाते हैं। देखिए जो टॉपिक्स फॉर लेक्चर है, पहला है मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक। तो सर्विस बुक का मेंटेनेंस, अब सर्विस बुक का मेंटेनेंस क्या है? यानी रख रखाव। सर्विस बुक को कैसे जो है उसमें उसको कंप्लीट करना है, यानी इन ऑल रिस्पेक्ट, एक वर्ड बोल देता हूं कि कंप्लीशन ऑफ सर्विस बुक इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जितने भी पहलू हो सकते हैं, हर पहलू को, हर आयाम को पूरा करना, और हर समय, क्योंकि ये रिकरिंग प्रोसेस है। एक बार सर्विस बुक बन गई, या एक बार सर्विस बुक खुल गई, या डिजिटली जो है ई ऑफिस में हम लोग ने जो है ई सर्विस बुक को फ्रेम कर लिया तो काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिकरिंग प्रोसेस है। वो क्या है और कैसे मेंटेन रखना हो, ताकि आपको लास्ट में जाकर के जब आप रिटायर हो तो कोई भी आपको जो है आपके पेमेंट में या आपका जो है जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उनमें कोई डिले ना हो, और स्मूथली बिल्कुल जो है आपका जो है ये जो है सीमलेसली आपका जो है एग्जिट हो जाए डिपार्टमेंट से और आप पेंशनर बन। तो मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है एडमिन डिवीजन का। आप एडमिन डिवीजन में काम कर रहे हो और आगे एक उच्च अधिकारी बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, तो आपको बहुत ही जिम्मेदार रहना है इस चीज के बारे में। सर्विस बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हमारे सर्विस कैरियर का। दूसरा है ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल। देखिए हिंदू धर्म में रामायण और मुस्लिम धर्म में मान लीजिए जैसे आपका जो है कुरान, और ईसाई धर्म में जैसे बाइबल, उसी तरह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी सर्वेंट्स हैं, जितने भी ये चाहे स्टेट गवर्नमेंट भी ले लीजिए, कोई ऐसा नहीं, वही लोग इसी से वो भी कॉपी करते हैं। ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल जो है ये हमारा जो है रामायण है, ये हमारा महाभारत है, ये हमारा ग्रंथ है। यानी ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल, मैनुअल का मतलब हो गया एक तरह से ये मान लीजिए किताब मैनुअल है जिसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, और ऑफिस प्रोसीजर मतलब ऑफिस का क्या प्रोसेस है, ऑफिस कैसे फंक्शन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, कैसे ऑफिस चलेगा, वो पूरा ऑफिस, एक ऑफिस को चलाने के लिए जो जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें इसमें लिखी हैं। ये ग्रंथ है, इसी से हम गाइडेड हैं ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल से। अभी 2022 में इसका अपडेशन किया गया है। 2022 में इस ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल का जो है अभी वर्जन आया है, और वो लेटेस्ट वर्जन 2022 का है, अभी चला आ रहा है। 2-4-5 साल बाद जो है फिर इस नया वर्जन आ सकता है। बीच में जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं मिनिस्ट्री के
वो इसमें ऐड होते रहते हैं, मतलब इसको इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं इंस्ट्रक्शन के माध्यम, बाद में इसका वर्जन जो है नया कर दिया जाता है। तो 2022 अभी भी चल रहा है, 2025 में ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल, ठीक है, इसको बोलते हैं पूरा इसका सेंट्रल सेक्रेटरिएट, सेंट्रल सेक्रेटरिएट। अब सेक्रेटरिएट में दो मीनिंग है, एक में ई लास्ट में लगा, एक बिना ई का। तो हम बात कर रहे हैं बिना ई का, यानी जो भी केंद्रीय सरकार उसके जितने भी सचिवालय हैं, जितने भी ऑफिस, सचिवालय मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं, उसका जो है ऑफिस का प्रोसीजर के लिए ये मैनुअल है। तो सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, इसको फुल फॉर्म ये कहते हैं, CSMOP। चलिए अब और डिटेल चर्चा होगी। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, डीपीसी की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी प्रमोशन पाएंगे, डीपीसी कैसे बैठेगी, क्या क्यों, कैसे मेंबर होने चाहिए, डीपीसी को क्या क्या पेपर देने चाहिए, क्या क्या चीजें देनी चाहिए, सील्ड कवर प्रोसेस क्या है, और तमाम जो है आयाम जो डीपीसी के, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पीपीटी, दो चीजें कोई जिम्मेदारी ले ले, चाहे ये हक साहब आगे बैठे हैं, हमारे जो है मोहम्मद जियाउल हक साहब, ये बता दें, चाहे मैडम ले लें ये जिम्मेदारी, रिंकू मैडम, कोई भी ले ले, राणा साहब ले लें, मुझे जब पीपीटी ना दिखाई दे और वॉइस जो है क्लियर ना हो, तो आप जो है कृपया अपना माइक खोल करके हमें बताएंगे कि सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, या पीपीटी बढ़ नहीं रही है, या क्लियर नहीं है। कोई भी दिक्कत है, देखिए डिजिटली हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। आइए चलिए पहले मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, देखिए इसे 10 बिंदुओं में हमने डिवाइड किया हुआ है। इन 10 बिंदुओं के थ्रू जो है पूरा हमारा लेक्चर रिवॉल्व होगा इस टॉपिक पे, मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक। पहला क्या है, व्हाट इज अ सर्विस बुक, साइन ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी ये सर्विस बुक है क्या, इसको डिफाइन करेंगे। आप जानते हैं, ठीक है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी जब आज लेक्चर हो रहा है और एक फॉर्मल क्लास हो रही है, तो इसको फिर एक बार जो है हम डिफाइन करेंगे और इसका क्या स्कोप है। अब स्कोप का मतलब ये सर्विस बुक का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, कितना दायरा इसका बड़ा है, कितनी जरूरी चीज है ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट के जीवन में, इस सर्विस बुक का क्या स्कोप है, ये पूरा स्कोप, इसका दायरा, इसका जो है क्षेत्र, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्ता, इसकी गुणवत्ता, सब पे डिस्कस करेंगे इस स्कोप वर्ड के अंदर। और लीगल बेसिस क्या है और कानूनी आधार क्या है, क्या ये सर्विस बुक जो है किससे गवर्न कर रही है। भाई कोई ना कोई गवर्नमेंट, हम लोग तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वी आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, मैं भी था, अभी आप प्रेजेंट में हैं, तो ये लीगल बेसिस क्या है, आधार क्या, कानूनी आधार क्या, तो कानूनी आधार ये 3 चीजें, यानी फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स जो है आज का नहीं बना हुआ, फंडामेंटल रूल्स किस ईयर का है, 1922, 1922 का फंडामेंटल रूल्स है, आज भी चला आ रहा है, अंग्रेजों के टाइम का। यानी आधार जो है, ये आधार जो नियम बनाए गए हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो उसका अपॉइंटमेंट वगैरह होता है और उसको ये इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले, या जो भी इसके लैंडमार्क चीजें उसके लाइफ में होती हैं, तो पहले तो फंडामेंटल रूल्स बने। अब खाली एक बार फंडामेंटल रूल्स बना लिए गए, उसी से ऑपरेशनल काम नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम चीजें बदल भी रही हैं, तो सप्लीमेंट्री रूल्स है। यानी 1922 के बाद ये तो फंडामेंटल रूल्स वही नाम से चल रहा है 1922 का, आज भी चल रहा है 1925, 2025 नहीं बोलेंगे, फंडामेंटल रूल्स 2025 ना 2020 ना 2099, नो, फंडामेंटल रूल्स कब का, 1922 का। और सप्लीमेंट्री रूल्स के लिए कोई ईयर नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑपरेशनल जो प्रोसेस है, यानी उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, मान लीजिए एलटीसी देना, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, फॉर्मेट क्या है, क्या क्या फॉर्म भरे जाएंगे, यानी ये सारा जो भी जितनी भी निटी-ग्रिटी है, वो सारा कुछ जो है सप्लीमेंट्री रूल्स चला आ रहा है। ये रूल्स कब से चला आ रहा है, बराबर चला आ रहा है, हर 2 साल में जो इंस्ट्रक्शंस इशू होते हैं वो सप्लीमेंट्री रूल्स में आ जाते हैं, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में, और अभी 2022 से लेकर 2025 तक ये सब सप्लीमेंट्री रूल्स है, किसी पर्टिकुलर ईयर का नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। सप्लीमेंट्री रूल्स जो है ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब ये खुला हुआ है, इसको किसी ईयर में नहीं बांध सकते। हाँ, फंडामेंटल रूल एक बार बना है वो 1922 में, वो आज भी चला आ रहा है, तो आज को 1925 नहीं बोल देंगे, उसको बोलेंगे फंडामेंटल रूल्स ऑफ 1922। और सप्लीमेंट्री रूल्स टाइम टू टाइम चला आ रहा है, ओके, आज तक चला आ रहा है। एंड फिर एक ये जीएफआर है, जीएफआर का खैर ज्यादा कंसेप्ट आज नहीं है इसमें, मेंटेनेंस ऑफ सर्विस, क्योंकि सुपरसीड हो गया थोड़ा सा। ये जीएफआर जो है
ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स, तो अभी इसको पूरी 2017 का एकदम, और जो अभी लेटेस्ट है वो 2017 का है। तो जो जीएफआर 2017 है उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, और ये मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक से रिलेटेड जो चीज थी जीएफआर में, उसको कहां शिफ्ट कर दिया गया, उसको सप्लीमेंट्री रूल्स में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक, तो जीएफआर का कंसेप्ट मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक से खत्म हो गया। आइए इस पे और डिटेल चर्चा होगी, लेकिन अभी जनरल फाइनेंशियल रूल्स ये तीन जो है ये लीगल बेसिस हो गए। इसके बाद कस्टडी, यानी कौन इसका सर्विस बुक को जो है कस्टोडियन कौन है, कौन कस्टडी में रखेगा, आपने किसकी जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये सारी चीजें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर्विस बुक को मेंटेन करने की। ट्रांसफर ऑफ सर्विस बुक जो है कैसे होगा, अगर एम्प्लॉय ट्रांसफर होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो ये प्रोसेस, तो ये पॉइंट में है। मैंडेटरी शिफ्ट क्या है, यानी कंपलसरी अनिवार्य जो ये शिफ्ट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हम जो है अभी जो है फिजिकल सर्विस बुक से जो डिजिटल या ई सर्विस बुक में आ रहे हैं। ई सर्विस बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्विस बुक यानी डिजिटल। 2025 अपडेट लिया, अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया है, उस पर भी चर्चा होगी, और बाकी जो चला आ रहा पीछे वो जो EHRM जो आपका वर्ड आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है HRM 2.0 अभी चल रहा है 2023 से। उससे पहले HRM जो है 1.0 था, अभी 2.0 है लेटेस्ट, और EHRM जो है 1.0 था, वो 2017 का था। तो लेकिन इसके लिए लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन 2025 का एडमिन ऑफिसर को क्या करना है, ये मैंडेटरी शिफ्ट जो करना है उसमें क्या करना है, ये सब 2025 का हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो EHRM क्लियर हो गया। HRM क्या है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है, या कह सकते हैं डिजिटल जो है पूरी प्रक्रिया है, ये एक जो है ऑनलाइन सारे चीज जो है प्लेटफॉर्म है, और इसमें तमाम इंटीग्रेशन है, ढेर सारे इंटीग्रेशन है, जैसे ई ऑफिस का भी इंटीग्रेशन है इसमें। ई सर्विस बुक का, ई सर्विस बुक 2016 में आया, ई ऑफिस मान लीजिए 2019 में पायलट आया, फिर 2010 में जो है उसको स्केल अप किया गया, 2014 में उसको जो है डिजिटल इंडिया का कोर पार्ट बना, कौन, ई ऑफिस, वो सब इसमें इंटीग्रेट हो गया है। इंटीग्रेट होने का मतलब इसमें समाहित हो गया है या इसी के साथ जोड़ दिया गया है। तो EHRM जो है अभी ये बिल्कुल आप लेटेस्ट समझिए, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका 2.0 जो है चल रहा, कब से चल रहा, हमने बताया 2000 जो है ये 23 से चल रहा, 23 में इसको अपग्रेड किया गया था, और इसका पहला फर्स्ट वर्जन जो है आप कह सकते हो 1.0 जो है कब लागू किया गया है, 2017 में। ये सब जो है आपके नॉलेज के लिए कि 2017 का जो है EHRM, अभी जो है 2023 का जो है EHRM 2.0 चल रहा है। ओके, तो इससे जो शिफ्ट जो जब हम करेंगे तो क्या रोल्स है इसका, इस EHRM प्लेटफॉर्म का क्या रोल्स है, क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या टाइमलाइंस है, वो सब डिस्कस करेंगे। बहुत थारो जाएंगे, और बहुत आपको इंफॉर्मेटिव लेक्चर है ये, अगर ध्यान से सुनेंगे। ओपनिंग ऑफ ए सर्विस बुक जो ओपन करते हैं, व्हाट टू कैप्चर, क्या इसमें कैप्चर करना है डे 1 से। आप SSC से सेलेक्ट होकर के आपके पास आके खड़ा हो गया बच्चा, कि सर हम SSC से आए हैं, CGL क्रैक किया है, चाहे वो मान लीजिए एज ए इंस्पेक्टर ज्वाइन करता है या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करता है, अभी बीच में तो ये भी बनाए गए थे मेरिट के हिसाब से, या टैक्स असिस्टेंट के रूप में आते हैं, अभी जो है अब वो मेरे ख्याल खत्म करके प्रोमोशनल रहेगा ये, लेकिन कोई बात नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। SSC से आ गया तो आपको क्या करना है, व्हाट टू कैप्चर ऑन डे 1, डे 1 को क्या क्या चीजें जो है सर्विस बुक में डालना है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग सर्विस इवेंट्स, सर्विस इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है। द एवरी स्टेप रूल, ये नियम है, द एवरी स्टेप रूल, यानी हर जो मटेरियल इवेंट है सर्विस बुक का, वो आपको जो है EHRM 2.0 से ई सर्विस बुक में डालना है। तो वो क्या है, कैसे है, वो सब डिस्कस करेंगे। एनुअल वेरिफिकेशन बाय एम्प्लॉई एंड हेड ऑफ ऑफिस, इसका एनुअल वेरिफिकेशन होता है, आपके द्वारा भी होगा, आपकी भी कॉपी है, और ये हेड ऑफ ऑफिस जो ऑफिस कॉपी है, ये डिजिटल फॉर्म में सब डिस्कस करेंगे। मैनुअल अभी भूल जाइए, आप जो है आगे जब बनेंगे एडमिन ऑफिसर तो आपको मैनुअल भूल जाना पड़ेगा, और सब डिजिटल शिफ्ट करना है, तो इसलिए आज जान लीजिए, आज मौका है। ये SR किससे गवर्न है, ये पॉइंट जो है एनुअल वेरिफिकेशन जो है, ये सप्लीमेंट्री रूल 202 हमने बताया कि ये FR तो फंडामेंटल रूल्स है, लेकिन SR यानी अधिकतर इसमें SR आता है 196 से लेकर के 2003 तक। SR जो सप्लीमेंट्री रूल है 196 से लेकर के 2003 तक, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी में सारा कुछ है सर्विस बुक का।
मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक कवर किया है सप्लीमेंट्री रूल्स ने। वो उसका सप्लीमेंट्री रूल नंबर जो है वो कहां से कहां तक है, 196 से लेकर 2003 तक। अभी क्लियर आएगा, पूरा एक एक आएगा। आगे आइए, माइग्रेशन फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल। ये जो हम लोग माइग्रेट हो रहे हैं, माइग्रेशन वर्ड आप जानते हैं, जब कोई भारत से कहीं दूसरे कंट्री में जाता है तो वो इमिग्रेशन या माइग्रेशन किसी भी वर्ड से कहिए, प्रवासी, जैसे प्रवासी वर्ड है हिंदी में, तो हमारा भी जो है सिस्टम माइग्रेट हो रहा है। यानी जो फिजिकल सिस्टम था हमारा सर्विस बुक, जिसमें पेन से हम लिखते थे और हमारे हेड ऑफ ऑफिस साइन करते थे, उसको ऑथराइज करते थे या मान लीजिए उसको ऑथेंटिकेट करते थे, अब उससे हम शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल में। तो क्या क्या चेकलिस्ट है एज ए एडमिन ऑफिसर, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, क्या क्या चेकलिस्ट है 2025 का लेटेस्ट, वो आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट नवा पॉइंट होगा, कॉमन ऑडिट ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं, यानी सर्विस बुक में क्या क्या जो है रेड फ्लैग्स जो है कहां कहां लगते हैं, यानी लाल झंडी कौन सी है जिसको आपको करेक्ट करना, और हाउ टू अवॉइड देम, और उसको कैसे आप दूर करेंगे ताकि आपको जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है या मान लीजिए सर्विस के फैग एंड में है, उसका कोई भी चीज जो है रुके ना और बहुत स्मूथ और सीमलेस जो है उसका एग्जिट हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन की जय जय हो जाए। आगे आइए, लास्ट पॉइंट रहेगा, स्पेशल सिचुएशन कुछ रहेंगी वो डिस्कस करेंगे आपसे, और एंड ऑफ कैरियर में क्लोजर जब करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कोई आदमी जब रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच गया, 6 महीने रह गया, तो अब क्या क्या चीजें उसमें जो है पक्का आपको जो है सर्विस बुक में बिल्कुल ऑथेंटिकेट होकर के जो है रहना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये सब है हमारा सैलिएंट फीचर्स। मेरे ख्याल से हम आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर पाए कि किन बिंदुओं के तहत हमारा लेक्चर रन करेगा। आइए फिर हरिडली थोड़ा और डिस्कस, वैसे तो फिर अब इस सर्विस बुक की बात होनी चाहिए, लेकिन अभी हम ये थोड़ा सैलिएंट फीचर डिस्कस कर लेते हैं। क्यों होता क्या, फिर आप थोड़ा सा लेजी हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, 1 घंटा सवा घंटे बाद, इसलिए हम पहले ये जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेना चाहते हैं। दूसरा सेगमेंट हमारे लेक्चर का जो है ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल ओपीएम, इसका एडिशन कौन सा हमने बताया था, 2022 का जो ये एडिशन है, संस्करण है, वो अभी चल रहा है 2025 में, और ये जो है इसका फुल फॉर्म है CSMOP, मतलब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। पूरा ग्रंथ है ये, और इसी से गाइडेड है हम लोग। पूरा डिपार्टमेंट जो है हिंदुस्तान का जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो सब इसी से चलता है, इसी में रूल रेगुलेशन लिखे। तो खैर उस पूरा तो कवर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसके लिए पूरा हमारा 2.5 घंटे का लेक्चर होता है। लेकिन जो भी समय की पाबंदियां उसके तहत सैलिएंट फीचर्स क्या है, इंट्रोडक्शन टू ऑफिस प्रोसीजर, कुछ उसका जो है आपको प्रस्तावना देंगे या परिचय कराएंगे, और फिर रिसीट क्या है, यानी डाक, जो आप देसी भाषा में डाक बोलते हैं, पेपर का जो है रिसीट क्या है, और रजिस्ट्रेशन डाक कैसे है, सभी सिस्टम में। फाइल सिस्टम क्या है और फाइल नंबरिंग सिस्टम क्या है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमारे ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल में प्रिस्क्राइब है। नोटिंग की क्या कला है, ड्राफ्टिंग क्या है, नोटिंग किसे कहते हैं, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं, कैसे नोटिंग ड्राफ्टिंग है, ये हमारा आपको सुन के ताजुब होगा। थोड़ा सा हम हट करके अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करके बता रहे हैं आपको। 2001 या 2 के आसपास कानपुर में सेंट्रल एक्साइज का दफ्तर जो एक बिल्डिंग में आया, और मुझे पहला लेक्चर चाहे 2002 में या 3 में मिला था, वो यही टॉपिक था, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। मुझे जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से माइग्रेट करा करके आपके एक वहां पर जो है एडी साहब थे या मिश्रा साहब थे, अभी तो डीडी है वो, लेकिन या पता नहीं रिटायर हो गए, उन दिनों वो इंस्पेक्टर हुआ करते थे या सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। वो मुझे बोले कि सर आपको एज ए फैकल्टी हम इन्वाइट करना चाहते हैं, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ट्रेनिंग सेंटर में थे। तो ये नोटिंग ड्राफ्टिंग हमें मिला था, यानी आप सोच सकते हैं कि नोटिंग ड्राफ्टिंग 2002 से मेरा कितनी बार रिपीट हुआ होगा, और ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल का कितना मैंने स्टडी कर रखा है, और कितना वर्किंग एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने गेन कर रखा है। लेकिन ये सब शेयर कर पाएंगे जब आप फोकस होकर के, वही पहला मूल मंत्र जो सिग्नेचर लाइन थी कि ये जो है आप इसे एज ए कैपेबिलिटी डेवलप कर पाएंगे बशर्ते आप फोकस रहेंगे। मूवमेंट ऑफ फाइल्स, फाइल का कैसे मूवमेंट होता है, लेवल ऑफ डिस्पोजल, और कितने लेवल्स होने चाहिए। ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल में ये लेट डाउन है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट के जितने भी फाइलों का डिस्पोजल है वो 4 लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यानी चीज आप नोटिंग बनी है तो नोटिंग बनी है तो कोई सीनियर ऑफिसर जो है उसमें कोई भी नोटिंग में लिखे, लेकिन ये नहीं कि कोई वर्बल इंस्ट्रक्शन इशू कर दे कि इस तरह से नोटिंग बना के लाओ, ये सब अनएथिकल है। ऑफिस प्रोसीजर में क्या क्या रूल्स है, अगर गलती हो गई, मान लीजिए आपने कोई ड्राफ्टिंग इशू कर दी, कोई लेटर बना करके इशू कर दिया और गलती हो गई है, बाद में आपको पता चला आपने रूल्स का गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया, या आपको गलत जो है मान लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास थी
मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, कोई बात नहीं, परेशान हो गई, ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल में लिखा हुआ उसको कैसे करेक्ट करना है। यहां तक कि मिनिस्ट्री में भी वो प्रोसेस लागू होता है। आपका तो मान लीजिए सबऑर्डिनेट ऑफिस है, मैं मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वहां भी करेक्शन किया जाता है। कैसे होता है वो बताऊंगा। रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या है, वीडिंग ऑफ फाइल्स क्या है, कैसे जो है फाइल्स का वीडिंग आउट किया जाता है, और आर्चीव ऑफ इंडिया जो है वो यानी जहां पर फाइलें जाती है मिनिस्ट्री की सब रखा जाता है। आपके यहाँ भी एक या होगा सेक्शन जहां पुरानी फाइलें जाती है, या मान लीजिए उसमें ई ऑफिस में जो सिस्टम है। ई ऑफिस के बारे में डिस्कस करेंगे। 2016 का 2009 का जो ये पायलट प्रोजेक्ट था हमने बताया, फिर 2010 में जो है इसको स्केल अप किया गया, 2014 में ये जो है डिजिटल इंडिया का एक जो है कोर पार्ट बना ये ऑफिस पूरे हिंदुस्तान में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो 50 लाख एम्प्लॉय उनके लिए, और अभी 2022 में इसको रोबस्ट किया गया है ताकि ई ऑफिस में हम काम करें। अभी 2025 चल रहा है। डिजिटल ये जो डिजिटली हम लोग सब डील करेंगे, तो इससे गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, यानी हमारी शासन पद्धति में जो है क्या क्या सुधार आए, वो सब पे चर्चा होगी। हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, कितने तरह के जो है ये ग्रेडिंग होते हैं, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, ये सभी। और मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे रिपोर्टिंग करेंगे इस पे, और रोल क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में, जैसा कि ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल को थोड़ा सा बेस लेते हुए वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये 10 पॉइंट यहाँ पर हैं, 10 पीपीटी हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। आगे आइए, नेक्स्ट तीसरा टॉपिक रहेगा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। अब आइए, ये तीसरा सेगमेंट हमारे लेक्चर करेगा डीपीसी, उसके सैलिएंट फीचर्स यानी मुख्य बिंदु। सैलिएंट फीचर्स का मतलब मुख्य बिंदु जिनके थ्रू पूरा लेक्चर रिवॉल्व होगा, वो भी ये 10 बिंदु हैं। 10 बिंदु लिए हैं, वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन कुछ कैप्सूल करके लेकर के आए इसी 2.5 घंटे के लेक्चर में। इंट्रोडक्शन टू डीपीसी, यानी डीपीसी क्या है इसके बारे में, फिर लीगल फ्रेमवर्क क्या है, डीओपीटी गाइडलाइंस क्या है डीपीसी की, कंपोजिशन डीपीसी का क्या है, जैसे कंपोजिशन कितने ऑफिसर होने चाहिए, किस लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, अगर मान लीजिए हमारे जो प्रमोशन पाने वालों में कोई एससी ऑफिसर हैं, एसटी ऑफिसर हैं, तो फिर जो डीपीसी बैठेगी उसमें भी एससी एसटी ऑफिसर होना चाहिए, चाहे वो चेयरमैन के रूप में हो, चाहे मेंबर के रूप में हो, जहां तक संभव हो डालना चाहिए। रोल एंड फंक्शंस ऑफ डीपीसी, डीपीसी का क्या रोल है, क्या फंक्शंस है, सिलेक्शन पोस्ट क्या होती है इसके विज या इसके वर्सेस जो है नॉन सिलेक्शन पोस्ट है, दोनों कंडीशन में कैसे डीपीसी काम करेगी। अपार क्या होता है, इसका क्या रोल है, क्या वेटेज दिया जाता है डीपीसी के द्वारा। अपार का मतलब क्या है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो आपका भरा जाता है, उसमें जो है बेंचमार्क का एक कंसेप्ट है कुछ पोस्टों के लिए। तो बेंचमार्क जो है कि कैसा है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे टाइट करती जा रही है अपने एम्प्लॉइज को। तो अभी कुछ ऐसी पोस्टें जिसमें बेंचमार्क वेरी गुड है, अगर उससे नीचे आप आए हैं तो आपका प्रमोशन में प्रॉब्लम होगी। तो यानी बेंचमार्क ग्रेडिंग जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि डीपीसी उसको वेटेज देती है। अगर जो है मान लीजिए वेरी गुड से नीचे है तो वो एक प्रॉब्लम एरिया है, आपको वो ध्यान रखना कि हमारे अगला पोस्ट जो है उसकी बेंचमार्क ग्रेडिंग क्या है। रिजर्वेशन पॉलिसी इन प्रमोशन, अब इसमें प्रमोशन जब देते हैं तो रिजर्वेशन पॉलिसी, देखिए रिक्रूटमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी अलग है। रिक्रूटमेंट में तो मान लीजिए एससी का 15% है, एसटी का 7.5% है, ओबीसी का 27% है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 10% जो 2019 में आया, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके बाद भी कुछ, ये तो हो गए वर्टिकल जिन्हें कहते हैं रिजर्वेशन, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी रहते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या हो जाता है, मान लीजिए स्पोर्ट्स कोटा है, फिजिकली हैंडीकैप्ड का है, जो फिजिकली चैलेंज्ड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बोल लीजिए, स्पोर्ट्स कैटेगरी बोल लीजिए, या आप एक कैटेगरी वीमेन का भी कई बार लेते हैं कि बच्चियों के लिए जो है उनको प्रमोट करने के डिपार्टमेंट में नहीं पाई जाती ज़्यादा लड़कियां, तो अभी 50% हमारा वीमेन फॉक है, कंट्री कैसे आगे बढ़ेगा, तो उनका भी कुछ रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तो उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में रखा गया, कुछ पोस्टों में, हर पोस्टों में नहीं, कुछ पोस्टों में। लेकिन जब प्रमोशन की बात करेंगे तो प्रमोशन में जो है, जो रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन पॉलिसी वो लागू नहीं होती। प्रमोशन में केवल 2 ही कैटेगरी, जैसे मान लीजिए एससी और एसटी, ओबीसी को जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ईडब्ल्यूएस को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, केवल एससी को 15% और एसटी को 7.5%, और ये वेरी करेगा, ये स्टेट टू स्टेट वेरी, कहीं पर एसटी ज्यादा है तो वहां पर जो है एसटी का बढ़ जाएगा, तो ये वेरी करेगा। तो थोड़ा इसका एक अलग से एक टेबल हर स्टेट निकालता है कि हमारे यहाँ जो है वो क्या है। तो इस तरह से जो है रिक्रूटमेंट में
जो है परसेंटेज बढ़ जाता है। जब रिक्रूट होता है तो उसमें SC भी है, ST भी है, OBC भी है, उसमें जो है UR की भी पोस्ट हो गई और इसके बाद जो है EWS हो गया, और फिर जो है उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों है। लेकिन प्रमोशन में केवल SC और ST और PWD जो है फिजिकली उनको भी थोड़ा प्रमोशन में दिया हुआ है, कोटा दिया हुआ है। ओके, सील्ड कवर प्रोसीजर। अब आप कहें सर आपने दो वर्ड यूज किए यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो डिटेल में बाद में हम चर्चा करेंगे कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। आपका लेक्चर भी है इस पे, एक दिन है। अब आइए फ्रीक्वेंसी, टाइमलीनेस एंड यूपीएससी रोल। अच्छा, सील कवर प्रोसीजर आपको इस पे चर्चा करेंगे। डीपीसी का बहुत अहम पार्ट है। डीपीसी प्रोसीडिंग्स जो है सील कवर में रखी जाती है। कई बार अगर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए जो आ रहे हैं जोन ऑफ कंसिडरेशन में, अगर उनके अगेंस्ट में कोई डिपार्टमेंटल एक्शन चल रहा है या मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्शन या मान लीजिए कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, तो अगर कोई केसेस चल रहे हैं किसी भी तरह का डिसिप्लिनरी, तो वो जो है चाहे डिपार्टमेंटल हो या मान लीजिए कोर्ट का हो, तो सील कवर प्रोसेस में जाएगा। अब आइए फ्रीक्वेंसी, टाइमलाइन और यूपीएससी रोल ये डिस्कस करेंगे, और रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आपका क्या रोल है डीपीसी प्रोसेस में, उस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हुआ। सैलिएंट फीचर्स का आगे बढ़े। ओके, एक बार हाँ कहिए जरा, कुछ आवाज आ सकती है मुझे आपकी कि अभी तक जितना बताया आपने ग्रैस्प किया और समझ में आया? मेरा वॉइस है और पीपीटी दोनों क्लियर है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बस इतना फीडबैक मिल गया, बहुत। आप देखिए, ये पता क्या आपने जो है मुझे पैनेसिया है मेरे लिए। पैनेसिया माने होता है, इंग्लिश का एक शब्द है, रामबाण है ये। जब आप ऐसा बोल दे कि यस सर हमें सुनाई दे रहा है, तो मतलब ये इसने एक बूस्टर का काम किया है। तो मैं बूस्ट हो गया पढ़ाने के लिए आपको। चलिए नेक्स्ट पहला पॉइंट लेते हैं। अभी हम लोग किस पे चल रहे हैं? सर्विस बुक पे। तो बात हम मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक की करेंगे। 10 पीपीटी 12 पीपीटी इसी की है, तो हरीडली चलते हैं, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। व्हाट इज ए सर्विस बुक और स्कोप एंड लीगल बेसिस। तो सर्विस बुक क्या है, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ये कैसा डॉक्यूमेंट्स है? ऑफिशियल। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, हमारे ऑफिस का डॉक्यूमेंट्स, हमारे सर्विस कैरियर का डॉक्यूमेंट्स, और ये लगातार, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो लगातार चलने वाला रिकॉर्ड है। ये अभिलेख ऐसा जो लगातार एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पूरे सर्विस कैरियर में ये काम आएगा। ये ऐसा रिकॉर्ड है। तो यानी सर्विस बुक जो है, जो हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट से लेकर के और रिटायरमेंट तक, पहले दिन हम जाकर खड़े हुए, उस दिन से लेकर के रिटायरमेंट तक लगातार चलने वाला, और जो ये आधिकारिक हमारे एक तरह से हमारे सर्विस का जो ये रिकॉर्ड है गवर्नमेंट सर्वेंट का, जिसमें कैप्चर क्या किया जाता है, क्या क्या चीजें उसमें कैप्चर की जाती है। हर मटेरियल इवेंट, इसी वर्ड को मैंने यूज किया था, मटेरियल इवेंट। हर इवेंट, चाहे वो आप आ गए मान लीजिए, इसके बाद आपका जो है ये लग रहा है, इंक्रीमेंट लग रहा है, पे फिक्सेशन हो रहा है, लीव है, प्रमोशन है, ये देखिए अपॉइंटमेंट हो गया, पे हो गया, लीव हो गया, प्रमोशन हो गया, चाहे एमएससीपी हो, चाहे रेगुलर प्रमोशन आपका हो। और एमएससीपी समझते हैं ना, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, जो 3 प्रमोशन आपका जो है गारंटीड है। आपको अगर 10 साल प्रमोशन नहीं मिला तो आपको एमएससीपी यानी अगला जो है आपको FR22 में जो है फिक्सेशन मिल जाएगा। डेजिग्नेशन तो नहीं मिलेगा, और जब प्रमोशन आएगा तो डेजिग्नेशन खाली मिलेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा। पेनाल्टीज आप समझते ही हैं, सीसीए रूल 1965, देखिए कब का है? 65 का। और कंडक्ट रूल्स कब का है? 64 का। यानी सरकार अपने जो नुमाइंदे हैं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो अगर कुछ मान लीजिए ब्रीच करते हैं कंडक्ट रूल, पहले तो उनको आचरण की नियमावली बनाई 1964 में, आज का नहीं, 1964 का, आज भी चला आ रहा है। पहले दिन अपॉइंटमेंट होता तो आप 1964 से आच्छादित हो गए, उसमें जो 25 जो है मान लीजिए 25 रूल्स हैं, उससे आप आच्छादित हो गए। और इसके बाद अगर उसका ब्रीच किया, आपने इंफ्रिंजमेंट किया, उल्लंघन किया, या कोई दुराचरण किया, उस तरह का आचरण नहीं किया, तो सीसीए रूल्स 1965, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965, उसमें पेनाल्टी लगी, मेजर और माइनर पेनाल्टी, 2 तरह की पेनाल्टीज है। तो उसमें पूरा प्रोसेस है, तो वो पेनाल्टीज वो भी सर्विस बुक में, यानी हर मटेरियल इवेंट जो है आपके सर्विस कैरियर का, अगर आप सस्पेंड हुए किसी चीज में, वो भी उसमें लिखा जाएगा। फॉरेन सर्विस में गए हैं, नहीं, हर चीज सर्विस बुक जो है एक ऐसा मिरर है जिसमें आप अपना चेहरा जो है पहले दिन जब आप सर्विस में आए उस दिन से लेकर के, और जिस दिन रिटायरमेंट होकर के एग्जिट हो रहा है उस दिन तक का सारा चीज जो है उससे आप जो है देख सकते हैं। ऐसा वो शीशा है।
क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो है। इसमें गवर्निंग प्रोविजंस क्या है, इसको बनाने में मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक की बात हो रही है, और उसमें सप्लीमेंट्री रूल्स हमने तो वहां 3 बताए थे, फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल और जीएफआर। लेकिन केवल एक रूल आप पे एप्लीकेबल होगा मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक पे, वो क्या है, सप्लीमेंट्री रूल एज ऑन डेट। वो कब से, 196 से लेकर के 2003, ये बात बताई थी हमने। सप्लीमेंट्री रूल्स 196 से लेकर के 2003, 96, 97, 98, 99, 200, 201, 202, 203, ये जो है सप्लीमेंट्री रूल्स जो है इसी से गवर्न है मेंटेनेंस ऑफ सर्विस। जीएफआर जो बताया था, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, 257 से गवर्न था पहले। 2005 का जो ये है जीएफआर है, 2005 का जो जीएफआर था, जो अभी जिसका नया वर्जन आया है 2017, उससे पहले 2005 में जब एप्लीकेबल था तो उसमें एक क्लाज था, रूल था 257, उससे भी गवर्न था, लेकिन अभी वो सुपरसीड हो गया। और इसको कहां उठा के मर्ज कर दिया है, यहां 2003 में, 2002 और 2003 में मर्ज कर दिया है इस 2057। तो अभी ये जीएफआर रिडंडेंट हो गया। और जीएफआर को एक्सक्लूसिवली जो है अभी क्या है, जीएफआर डील करता है, केवल जो है जीएफआर डील करता है आपका फाइनेंशियल मैटर जितना है, यानी ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स, यानी जितना खरीद फरोख्त, पैसे का काम, जहां पैसे का काम है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का काम है, जैसे सर्विस बुक हो गया, वो यहां आ गया 196 से लेकर के 2003। तो चलिए थोड़ा हरीडली चलते हैं। यानी 196 क्या प्रिस्क्राइब करता है, रिकॉर्ड्स, यानी गेस्टेड ऑफिसर का क्या फॉर्मेट रहेगा, नॉन गेस्टेड का क्या रहेगा, ये सब जो कैग ने यानी जो जैसा प्रिस्क्राइब किया वैसा चलता है। तो 197 जो और 199 यानी 97, 98, 99, 197, 198, 199 क्या कवर करता है कि सर्विस बुक जो है वो नॉन गेस्टेड स्टाफ का जो है, जो उसका रूल्स क्या, फॉर्मेट क्या है, इंट्रीज क्या है, अटेस्टेशन क्या है। इंट्रीज माने वही भरना, कब भरना, शुरू से लेके आखिरी तक, बार बार कह रहा हूं, पहले दिन से लेकर के, और जब रिटायरमेंट का एग्जिट होगा या बीच में कोई और कोई घटना मेजर हो जाती है, सर्विस छोड़ना पड़ जाता है, तो वो लास्ट डे तक, तो वो इंट्री और उसका अटेस्टेशन भी, यानी अप्रूवल भी, अटेस्टेशन यानी मेकर जो लिख रहा है, फिर इसके बाद जो है उसको जो है उसका एक तरह से जो अप्रूव करता है, बीच में जो है चेक करता है चेकर। तो मेकर, चेकर, अप्रूवर वाले कंसेप्ट में ई ऑफिस में या ई सर्विस बुक में अटेस्टेशन जो HRM 2.0 का पार्ट है। तो एंट्रीज अटेस्टेशन कहां कवर हो गया, 197 से 1। अब SR 200, 201 क्या गवर्न करता है, ये क्या गवर्न करता है, ये वर्ब है। इसमें एंट्रीज किस चीज की आती है, सस्पेंशन के और इंटरप्शन। आपके सर्विस बुक में सस्पेंशन हुआ, इंटरप्शन हुआ, कोई व्यवधान हुआ, वो सारा इसमें, यानी डिसिप्लिन वाला मामला जब आएगा तो इस नियमों के तहत उसमें एंट्री होगी। एंड बार, और एक रूल ये भी है इसमें, 200 से लेकर के 200 के एक के बीच में ये भी कहा गया है, बार मतलब एक आपको निषेध भी किया गया है। क्या चीज निषेध किया कि इसमें पर्सनल रिमार्क्स क्वेश्चन डालेंगे। कोई अधिकारी, चाहे वो मेकर हो, चाहे चेकर हो, चाहे कोई अप्रूवर हो, चाहे कोई भी एडमिन का प्लेटफॉर्म हो जिसको अथॉरिटी मिली हुई है, कोई भी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो, आपका कोई हेडक्वार्टर हो, डिपार्टमेंट हो, मिनिस्ट्री हो, या आपका कोई भी ऑडिट का हो, कोई भी चीज इसमें बार है, कोई पर्सनल रिमार्क्स इसमें नहीं डालेंगे। SR 202 क्या कहता है, वेरिफिकेशन बाय एम्प्लॉय, यानी आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपकी भी एक कॉपी है ई सर्विस बुक में, आपकी भी एक कॉपी अभी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। तो चलिए अब लास्ट पैरा जो है इस पीपीटी का, GFR 257 में बता दिया, ये खत्म हो गया है, ये इसको हटा दिया गया है। 2005 में था ये, 2017 अभी नया वर्जन आ चुका है इसका, और इससे ये सर्विस बुक वाला पोर्शन हटा करके 2003 जो सप्लीमेंट्री रूल्स 203 या 202 उसमें ले आए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, आप कहेंगे सर इसमें डाला क्यों था पहले, अगर इसको इधर ही लाना था सप्लीमेंट्री रूल में, तो जीएफआर में डाला क्यों? अगर आपके दिमाग में ये चीज आ जाती है तो देखिए हम क्यों बता रहे हैं। ये जो 257 जीएफआर में इसलिए था, लिंक्स सर्विस बुक मेंटेनेंस टू ऑडिट एंड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। देखिए इसमें भी फाइनेंशियल वर्ड आया, इसलिए इसमें डाला था जीएफआर में कि सर्विस बुक का जो ऑडिट है और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जो वर्ड है इसका मतलब शुचिता, यानी जो पैसा आपको तनख्वाह मिलती है, इंक्रीमेंट मिलता है, प्रमोशन होता है, पे फिक्सेशन होता है, तो वहां पैसे का मामला है, तो उसकी शुचिता मेंटेन होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए।
उसका जो है बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए, तो इसलिए इसको GFR 257 में डाला था, पैसे का मामला। तो यानी कुल मिलाकर के ये जो सप्लीमेंट्री रूल है या फंडामेंटल रूल मान लीजिए हो गया, और सप्लीमेंट्री रूल्स हो गया 196 से 203, या GFR का एक टाइम में 2005 वाले में था, तो ये सारा सब मिल करके जो है ये क्या आधार बनाते हैं, ये सारी चीजें जो है टुगेदर मिल करके फॉर्म द लीगल बैकबोन। ये जो है लीगल बैकबोन बनाते हैं, लीगल बेसिस बनाते हैं, आपका जो है लीगल जो है ये रीढ़ की हड्डी बनाते हैं आपके सर्विस बुक की का। और क्या बनाते हैं, किस बात के लिए, फॉर एक्यूरेसी, ताकि पूरी एक्यूरेसी रहे, सर्विस बुक एक्यूरेट रहे, प्रॉपर कस्टडी रहे, और एंड इवेंशियली ये इविडेंसरी है, जो इविडेंसरी है इसको इविडेंसरी प्रोनाउंस करेंगे, इविडेंस से बना है। इविडेंसरी वैल्यू का मतलब क्या, साक्ष्य के रूप में वो प्रमाणित रहे, उसकी वैल्यू रहे, यानी हर चीज जो है उसका जो भी एंट्री है वो पक्का है, उसका साक्ष्य है, यानी वो स्पष्ट है, कहीं भी एम्बिगुइटी नहीं है सर्विस बुक में। तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए ये सब लीगल फ्रेमवर्क बनता है, बैकबोन बनता है, आधारशिला बनती है, ये सारे रूल, चाहे सप्लीमेंट्री रूल 196 से लेकर के 203 तक, चाहे जो है वो 2005 का GFR में जो 257 GFR 257 था, या फंडामेंटल रूल से मान लीजिए कोई रेफरेंस है चला आ रहा है जो 1922 का है। तो ये सब लीगल फ्रेमवर्क है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट PPT में चलें। अच्छा, हमें इशारा करिएगा जब ब्रेक लेना होगा, आपको जब चाय की तलब हो या ब्रेक लेना हो तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए FR, SR और GFR का एक ओवरव्यू हरीडली देंगे, काफी बता चुके हैं, ये सब है क्या बताएं। फंडामेंटल रूल, FR जो एक्रोनिम्स है या एब्रिविएटेड फॉर्म है, ये स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स क्या, दीज आर द बेसिक रूल्स, ये बेसिक रूल्स है गवर्निंग द सर्विस कंडीशन, पूरी सर्विस कंडीशन को गवर्न करता है। किसकी सर्विस कंडीशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। कब नोटिफाई हुआ था ये, 1922 में अंग्रेजों ने नोटिफाई किया था, हम तो आजाद भी नहीं हुए थे, सन 47 में आजाद हुए, लेकिन तब से चला आ रहा है, इतना बढ़िया बना हुआ है कि हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं उसको। कवरिंग, उसमें क्या क्या कवर होता है, पे, हमारा पे का पूरा आता है, लीव का आता है, ज्वाइनिंग टाइम आता है, फॉरेन सर्विस आता है, रिटायरमेंट आता है, अपॉइंटमेंट आता है, हर चीज इसमें आता है, क्योंकि ये गवर्निंग दिस सर्विस कंडीशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दे फॉर्म, ये जो है आपका ये जो बेसिक रूल्स है, ये क्या फॉर्म, यही आधार बनाते हैं, न्यू बनाते हैं फाउंडेशन ऑफ सर्विस रेगुलेशन। सर्विस रेगुलेशन जितने हैं, यानी नौकरी में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनसे आप गवर्न होते हैं, उसका आधारशिला जो है वो यही है, फंडामेंटल राइट। अब आइए सप्लीमेंट्री रूल्स क्या है, ये तो 1922 का हो गया। इशूड एज एडिशंस, ये एडिशंस हैं FR का एडिशन, FR तो बन गया एक बार, अब उसके बाद जो जो उसमें जुड़ते गए वो सब SR है, सप्लीमेंट्री रूल्स के नाम से जाना जाएगा। वो कोई पर्टिकुलर ईयर का नहीं है, चला आ रहा 2022 से लेकर के 2025 तक। दे डिटेल प्रोसीजर्स, ये क्या करते हैं, जो फंडामेंटल, ये जो सप्लीमेंट्री रूल्स है, ये सप्लीमेंट्री रूल्स जो है डिटेलिंग करते हैं, यानी क्या भी विवरण देते हैं पूरे प्रोसीजर्स का, कि आपको अगर LTC लेना कैसे लेंगे, आपको अलाउंसेस मिलने हैं, ट्रेवल अलाउंसेस कैसे मिलेंगी, ज्वाइनिंग टाइम कितना देना है, किसका कहाँ ट्रांसफर हुआ है, किसको कहाँ क्या, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल व्यवहारिक जो एप्लीकेशन है, यानी प्रयोग किसका, FR का। FR में तो एक रूल हो गया, लेकिन उसका व्यवहारिक प्रयोग जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में डील करना पड़े, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को ध्यान रखना पड़े, डीलिंग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को ध्यान रखना पड़े, वो सारा कहां मिलेगा, वो सप्लीमेंट्री रूल्स। इसलिए इसको कोई ईयर का नाम नहीं दिया गया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अभी तक चली आ रही है। कंसेप्ट क्लियर हो गया FR SR का। अब आइए, ये GFR था, मैंने कहा थोड़ा हाईलाइटर आपको दे दे कि ये जो रूल्स है पहली बार इशू हुआ था 1947 में, जनरल फाइनेंशियल रूल्स। इसका अपडेशन जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो 2017 का है, ठीक है। ये क्या प्रिंसिपल ले करता है, ले डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये ले, ये जो है प्लूरल नंबर में है, क्या इसका सब्जेक्ट कहां पर है, रूल्स। ये रूल्स जो है ले डाउन करता, क्या, प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स है, प्रधानाचार्य वाला नहीं, सिद्धांत, ये सिद्धांत बनाता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है, किस चीज का, ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो सरकार का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितना है। अब इसमें जो है एडमिन वाला नहीं रखा गया है, चाहे जैसे प्रोक्योरमेंट है, एक्सपेंडिचर है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, ग्रांट्स है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है, हर ऑफिसर का जो है कितना फाइनेंशियल पावर है, वो सब इसमें आएगा।
तो अब सारा परचेज और खरीद फरोख्त जो है वो जीएफआर 2017 से गवर्न होता है, चाहे वो कैपिटल आइटम हो, नॉन कैपिटल आइटम हो, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर सब इसमें आएगा, बजट एलोकेशन हो, सब कुछ इसमें आएगा। ये पूरा बताया ना, अल्मा मीटर है, या कह सकते हैं ये भी जो है एक ग्रंथ है। जैसे ओपी आपका ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल, वो एडमिनिस्ट्रेशन डील करने के लिए, हमारा जो है वो सर्विस कंडीशंस का वो एक तरह से रामायण है। तो वैसे जो है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में परचेज का रामायण जो है वो कहाँ, परचेज खरीद फरोख्त और चीजों का जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो दी जाती ग्रांट वगैरह, वो सब जो है उसके लिए जीएफआर 2017 भी लेटेस्ट वर्जन है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए। अब हम बात कर रहे हैं अपने जो मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक है। नेक्स्ट पीपीटी देखिए चेंज हुई होगी। एसआर जो सप्लीमेंट्री रूल है 196 से लेकर के 2003 की बात करेंगे। करंट लीगल पोजीशन क्या है, तो देखिए डिटेल्ड रूल्स फॉर सर्विस बुक इन सप्लीमेंट्री रूल्स, वो डिटेल्ड रूल इसी के अंतर्गत है। 196, 97, 98, 99, 200, 1, 2, 3 क्या कवर करता है, फॉर्मेट क्या रहेगा सर्विस बुक का, एंट्री कौन कौन सी एंट्री की जाएंगी, सारा कुछ ए टू जेड, कस्टडी किसकी पास रहेगी, वेरिफिकेशन कैसे होगा, और एम्प्लॉइज का क्या ऑब्लिगेशन है, आपका क्या उत्तरदायित्व है एज एडमिन ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, नहीं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट वो भी है। हेड ऑफ ऑफिस इंश्योर्स, जो HOO यानी हेड ऑफ ऑफिस, HOO ये क्या सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कंप्लीटनेस ऑफ एक्यूरेसी। अब यहां कोई कंप्रोमाइज नहीं है इसमें, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी यानी पूर्णता हर तरह से। जब हम बात करते हैं कंप्लीट की, तो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म में मीनिंग है, मोर कंप्लीट कोई वर्ड नहीं होता यहां। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, गुड, बेटर, बेस्ट हो सकता है, लेकिन यहां कंप्लीट जब हो गया तो ये सुपरलेटिव फॉर्म में है एक तरह से, इसकी कोई डिग्री नहीं है, ये अपने आप में एब्सोल्यूट है, कोई मोर कंप्लीट और मोस्ट कंप्लीट करके नहीं होता। तो यानी पूरी तरह से सर्विस बुक्स एक्यूरेट होनी चाहिए, ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, और उसमें जो है पूरा वेरीफाई, सब हर जगह सिग्नेचर सबके होने चाहिए अथॉरिटीज के, और सारा जो है वो एक तरह से पूरा ट्रेल होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल बोलते हैं उसको। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है, डिजिटल टर्म में बात करें कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, सब उसमें जो है वो आ जाता है, कितने बजे किया, किस तारीख को किया, तो वो सब जो है उसमें आ जाता है। इस तरह का डिजिटल सिस्टम ये एचआरएम है आपका 2.0। एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग देयर कॉपी फॉर अपडेटिंग, आप एज एन एम्प्लॉय जिम्मेदार हैं आप अपनी कॉपी को प्रोड्यूस करने का। अब आप चाहें तो कुछ उसमें एंट्रीज आप चेंज करते हो, बताएंगे कौन सी एंट्री आप चेंज कर सकते हैं। सर्विस बुक को क्या माना जाए, परमानेंट रिकॉर्ड है एक तरह से, एक तरह से ये स्थायी जो है दस्तावेज है सर्विस कंडीशंस का, हमारे पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, पे, लीव, इंक्रीमेंट वगैरह। ई सर्विस बुक की अब हम बात करेंगे, और जो इंटीग्रेटेड है किससे, EHRM से 2.0, और हमने बता दिया EHRM। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं, हेड ऑफ ऑफिस का मतलब क्या, एडमिन ऑफिसर। हेड ऑफ ऑफिस जो है कौन है, आप क्या डेलीगेट किया जाता है ना, कोई भी मान लीजिए AD, DD, इनको बनाया जाता होगा हेड ऑफ ऑफिस, DD होते एडमिन ऑफिसर का मतलब, हमारे यहाँ एडमिन ऑफिसर होता था वो मतलब IS एलाइड आता था, IS एलाइड, और वो हेड ऑफ ऑफिस होता था। तो उसकी जिम्मेदारी है, वो सुनिश्चित करेगा कि सर्विस वो ये कोई डेलीगेशन इसका नहीं है कि वो डेलीगेट कर दे किसी नीचे वाले को, नो, ये अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू एनी अदर ऑफिसर, ये गेस्टेड ऑफिसर होना चाहिए। हाँ, गेस्टेड ऑफिसर होना चाहिए। अगर ये वो गेस्टेड ऑफिसर है और उसको हेड ऑफ ऑफिस बनाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी है, आप किसी नीचे वाले को डेलीगेट नहीं कर सकते थे। अगर आप मान लीजिए जब एओ बनेंगे और उस समय आप हेड ऑफ ऑफिस आप बन सकते हैं, मान लीजिए आपके डिपार्टमेंट में बनते हैं, हमारे यहाँ तो थोड़ा सीनियर ज्यादा बनाते थे, यानी सीनियर ऑफिसर को डिप्टी GM, मतलब हमारे यहाँ जो है IS एलाइड का डिप्टी GM होता था, उसको हेड ऑफ ऑफिस बनाते थे। तो कोई बात नहीं, वो वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया है, हाँ बताइए। और क्या, अरे लेना पड़ता था हर एंट्री पे,
एक एंट्री पे नहीं, जो हेड, वो डिप्टी जीएम मत बोलिए, उसे हेड ऑफ ऑफिस बोलिए। हेड ऑफ ऑफिस का जो है हर सर्विस, जो फिजिकल सर्विस बुक था, हर एंट्री में उसका सिग्नेचर होता था। अप्रूवर वही होता था, उसको अप्रूवर बोलते थे हम लोग। अभी तो डिजिटल हो गया सब, तो मेकर अलग हो गया, मान लीजिए बीच में आ गया उसको चेकर आ गया और फिर अप्रूवर आ गया। लेकिन फिजिकल का मैं अपने टेन्योर का बता रहा हूं। मैं एक सेक्शन देखता था, उसको लेबर ब्यूरो बोलते थे, यानी 3,500 एम्प्लॉय जो लेबर ना बोलिए, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय है। 3 कैटेगरी थी, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, नॉन गेस्टेड ऑफिसर, गेस्टेड ऑफिसर। तो जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय है उसका एक एलबी सेक्शन था, लेबर ब्यूरो सेक्शन, जो पुराना ये ब्यूरो वर्ड जो है। तो वो सेक्शन में क्या हालत थी, अब मान लीजिए 3,000 एम्प्लॉय है उसमें। हमने जब एक बार हमें वो उसका चार्ज मिला, तो हमने देखा जो मैनुअल सर्विस बुक है उसमें कोई एंट्री नहीं है पीछे 2-3 साल की। तो हमने उसको क्वेश्चन किया कि भाई हमें सर्विस बुक लाके दिखाइए और कई साल से इसमें एंट्री नहीं हो रही है। तो उनका सर ये बाबू एक ही है या 2 हैं जो सर्विस बुक मेंटेन करते हैं और ये एक साथ एंट्री करते हैं। तो हमने कहा एक साथ एंट्री करने मतलब कितने दिन बात करते हो, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में? ये तो 3 साल हो गया आपने एंट्री नहीं करी। तो देवर आंसरलेस, वो आंसरलेस थे क्योंकि उसमें एंट्री होती नहीं थी। कोई बीच में ट्रेनिंग जा रहा, कोई बीच में प्रमोट हो रहा है, एमएससीपी मिल रहा, होती नहीं थी। तो समझ लीजिए हमने ऑर्डर किया कि नहीं इसको जो है आप, और उस समय हेड ऑफ ऑफिस का काम मैं ही देख रहा था। तो मुझे उस सेक्शन में जाकर के खड़े होकर के पूरे घंटे खड़े होकर के सर्विस बुक साइन करना पड़ा, नीचे इनिशियल लगाना पड़ा। हेड ऑफ सेक्शन वहां पर जो थे वो साइन करते थे एज ए मेकर, या आप बीच का जो आपका वेरीफायर या उसको कह सकते हैं आप चेकर के रूप में, और मैं साइन करता था एज ए अप्रूवर। और आपको बताएं रोज टारगेट हमने रखा था कि हर दिन कम से कम जो है 100 सर्विस बुक निकाल के रखो और भर करके रखो एंट्री। तो हमें बुलाओ और जा करके वहां साइन कर। तो पहले तो ये हालत रहती थी, कई बार डिपार्टमेंट जो है में इस तरह की लैक्सिटी देखी जाती। तभी तो ये डिजिटल वरदान साबित हुआ कि अब इसमें जो है हर दिन मतलब ये चेकिंग होगी, ऑडिट होगा, सब होगा। पहले कहां होता था, हमारे टाइम में तो बता तो रहे हैं, साल भर वो क्या ढर्रा बना के रखे थे कि साल में एक बार करेंगे। ढर्रा बना के रखे थे कि अब साल में एक बार नहीं कर पाए तो आगे बढ़ गया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो पता लगा 2-3 साल से इस चीज की एंट्री नहीं हुई है सर्विस बुक में किसी के भी। जैसे हमारी एक ट्रेनिंग में कोई गया तो उन्होंने बताया सर इसकी कोई एंट्री नहीं, खाली हम लोग जो कोई फैक्ट्री ऑर्डर वैसा करते थे, ऑफिस ऑर्डर या फैक्ट्री ऑर्डर, तो वो सर पोस्ट कर देते, बाकी इसके नहीं है। या कोई और एक चीज देखा, जैसे इंक्रीमेंट का है वो पोस्टिंग नहीं थी। तो ये सब दिक्कतें आती थी। अच्छा, जो ऑडिट अटैच्ड ऑडिट था वो लोग भी लेजी थे, ऑडिट में भी उनको ऐसा है कोई देखना नहीं है। कुछ सर्विस बुक मंगा के मान लो सैंपल चेक भी करना है तो वाला भर करके वो लेगा, चेक करा है, इस तरह का चलता था। तो खैर ये प्रैक्टिकल छोड़िए, डिस्कस मत करिए। अभी इसमें जो है ये किसकी जिम्मेदारी है, ये लिखा हुआ है किसमें, SR 196 से लेकर के 2003 में, कि हेड ऑफ ऑफिस की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करेगा कंप्लीटनेस कि सर्विस बुक रियल टाइम में अब होगा कंप्लीट। अब तो डिजिटल हो गया है, ये जो है ERHRMS। हाँ बताइए कुछ। हाँ तो एओ, अरे ठीक है, अगर एओ को ऑथराइज किया हुआ तो वही एओ साइन करेगा, कोई बात नहीं। देखिए ये तो ऑथराइजेशन है, मान लीजिए एओ के पास ऑथराइजेशन है तो उसको आप हेड ऑफ ऑफिस ही मानिए। फिर जिसको भी अप्रूवर के रूप में दिया हुआ है, लॉगिन दिया हुआ है, आईपी दिया हुआ है, मान लीजिए इंटरनेट जो है प्रोटोकॉल है उसका, और तो उसे आप हेड ऑफ ऑफिस ही समझिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन हेड ऑफ ऑफिस की ही ये अच्छा, अगर आप उस तर्क में सुने कि अगर हम लोग एओ हैं, हम अपनी जिम्मेदारी ना ले और ऊपर वाला जाने, ऐसा वो वेरी करता है। चलिए अभी प्रैक्टिकल ये जो थ्योरी लिखी हुई है वो तो हेड ऑफ ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी पूरा देख रहे। लेकिन अगर किसी को अप्रूवर बनाया हुआ है तो वो नीचे वाले जो भी ऑफिसर, अगर हेड ऑफ ऑफिस से नीचे एओ जो है वो हेड ऑफ ऑफिस नहीं है, उसको जिम्मेदारी दी हुई तो उसकी जिम्मेदारी हो गई, उसके लिए कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं। ये तो डिपार्टमेंट अपना जो है ग्राउंड लेवल पे कैसे चल रहा है और वहां का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैसे चला रहा है वो उसके ऊपर है। आइए आगे चले। एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग देयर कॉपी फॉर अपडेटिंग। एम्प्लॉई अपनी कॉपी जो है पहले फिजिकल फॉर्म में जब थी तो उसको देना पड़ता था,
अभी 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 EHRM की बात ना करें तो फिजिकल फॉर्म में 2 कॉपी होती थी और उसका अगर खो जाए तो 500 रुपया उसका फीस था डुप्लीकेट बनने का, और हर जनवरी में नहीं तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज के बाद अपनी कॉपी देनी पड़ती थी, और वो ऑफिस कॉपी और वो दोनों मैच होता था। सर्विस बुक क्या है? परमानेंट रिकॉर्ड है सर्विस कंडीशन का, उसमें पे, लीव, इंक्रीमेंट वगैरह। अब आइए EHRM 2.0 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप जान जाएं कि आगे सिनेरियो क्या होने वाला। डिपार्टमेंट ऑफ ये जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो DOPT जिसको कहते हैं शॉर्ट में, DOPT ने इंट्रोड्यूस किया ई सर्विस बुक 2016 ऑनवर्ड्स। ई सर्विस बुक चल रहा 2016, अभी 2025 है। कई डिपार्टमेंट कर चुके हैं, कई नहीं, हो सकता पाइपलाइन में हो। डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड का जो है डिजिटल फॉर्म, यानी इसको डिजिटल फॉर्म में लाइए। इंटीग्रेट, और उसको इंटीग्रेट करना है किसमें? अंडर EHRMS 2.0, ये 2023। ये जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक 2.0, हमने बताया इसका 1.0 वर्जन 2017 का था, और 2.0 अपग्रेडेड वर्जन है 2023, जिसमें तमाम ढेर सारे प्लेटफॉर्म जो है इंटीग्रेटेड है। कौन कौन से? ई सर्विस बुक है, ई ऑफिस है, आपका CP ग्राम है, और तमाम जितने प्लेटफॉर्म है। फॉर किस बात के लिए? फॉर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। पूरा जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, कब से? अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट। आगे आइए, ये ई सर्विस बुक और EHRM 2.0 क्या इंश्योर करता है? सुनिश्चित करता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहेगी, और पोर्टेबिलिटी रहेगी, मतलब सुगम रहेगा, चीजें जो है बड़ी सहजता से हर चीज मिल जाएगी, और एक्यूरेसी पूरा रहेगा, 100% एक्यूरेसी। एम्प्लॉइज कैन एक्सेस, इसमें एम्प्लॉय जो है अपना एक्सेस कर सकता है सर्विस बुक को। एक्सेस माने यानी एम्प्लॉय की एक्सेस या पहुंच है सर्विस ऑनलाइन, वाया किस माध्यम से? वाया SSP का मतलब हो गया सेल्फ सर्विस पोर्टल। अब ये टेक्निकल वर्ड है, बाद में डिटेल में जो है समझिएगा, अभी खाली थ्योरी में इतना सीख लीजिए। एलिमिनेट्स, ये जो ई सर्विस बुक है या EHRM जो है 2.0, जिसमें ई सर्विस बुक इंटीग्रेटेड है, ये क्या, इसने क्या किया? एलिमिनेट कर दिया। किस चीज का? डुप्लीकेसी नहीं है। पहले जैसे एक फोटोकॉपी करा करके एम्प्लॉय के पास मेंटेन रहती थी, एक फिजिकल फॉर्म में रहती थी दफ्तर में, फिर हर साल वो देता था कि लीव वगैरह देखिए पोस्टिंग है कि नहीं प्रॉपर, या जो है पे फिक्सेशन वगैरह हुआ है तो वो लिखा है कि नहीं लिखा है, जो कुछ भी, तो दोनों को जो है सिंक्रोनाइज करता था डिपार्टमेंट, चाहे उस जनवरी में ले ले या मार्च में, 1 महीना रखता था अपने पास। वो सब खत्म, काम हो गया, ये डुप्लीकेसी खत्म हो गई। रिड्यूसर डिले इन पेंशन में डिले, और रिटायरमेंट प्रोसेस में कोई डिले विले नहीं है, सब ऑनलाइन काम है, बहुत फास्ट और प्रॉम्प्टली हो जाता है। आगे आइए, SR 2002 क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देंगे, क्योंकि ये डिजिटल वाला काम है। तो ये सप्लीमेंट्री रूल 2002 और 2003, ये दोनों जो हम अलग से PPT लाए आपके लिए, ताकि आपका नॉलेज पूरा हो जाए। 2002 जो डिजिटल फॉर्म है, इसमें लॉगिन, ये जो लॉजिक है, ये वर्ड जो है लॉजिक इन EHRMS, जो EHRMS है यानी इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में जो लॉजिक है, उसका क्या सेंस है? डिजिटली आप क्या समझेंगे? व्हाट इज SR 202? जो ये सप्लीमेंट्री रूल 202 क्या कहता है? इन द सप्लीमेंट्री रूल जो है 2002 रिलेट करता है टू द मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। इससे संबंधित है एक तो मेंटेनेंस है। ट्रेडिशनली दीज वर मैनुअल रजिस्टर्स मेंटेन इन फिजिकल फॉर्म। अब पहले मैनुअल रजिस्टर रहते हैं जो फिजिकल फॉर्म में है। अब जब EHRM में आया तो क्या करना है आपको, और या क्या किया गया है और नहीं किया गया तो करना है। 2025 में इंस्ट्रक्शन आ चुका है, लॉजिक इन डिजिटल फॉर्म। अब ये जो है, ये मतलब एक इंटरनेट की परिभाषा या डिजिटल परिभाषा है। ये क्या है? लॉजिक इन डिजिटल फॉर्म का मतलब है इन EHRM 2.0 द स्पिरिट ऑफ SR 202 हैज बीन रिटेन्ड। जो फिजिकल फॉर्म में था वो रिटेन किया गया है, बट अप्लाइड टू द ई सर्विस बुक, और इसको ई सर्विस बुक में अप्लाई किया गया, जो ई सर्विस बुक जो है इसी के साथ इंटीग्रेट किया गया। तो एंट्री इसमें क्या है? एवरी एंट्री, हर एंट्री इसमें रहेगी, अपॉइंटमेंट, इंक्रीमेंट, लीव, प्रमोशन, ट्रांसफर, हर चीज etc दैट वाज अर्लियर मेड इन द मैनुअल सर्विस बुक, जो मैनुअल सर्विस बुक में है हर एंट्री इसमें आएगी, इज नाउ डिजिटली रिकॉर्डेड। वो डिजिटली रिकॉर्ड होगा इसमें पहले दिन से लेकर के। आप कहेंगे सर जो मैनुअल बना हुआ मान लीजिए 1000 वो जो है एंट्री है तो 1000 एंट्री लाना पड़ेगा। यस, 1000 एंट्री जो है वो आपको लाना पड़ेगा इसमें। आप किस रूप में? मेकर, चेकर, अप्रूवर। देखिए ये है द सिस्टम यूजर मेकर, मतलब मेकर हो गया कोई, आप
एज ए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मान लीजिए मेकर हैं। फिर चेकर कौन हो गया, एडमिन ऑफिसर मान लीजिए चेकर हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव। अप्रूवर कौन हो गया, मान लीजिए आप ही अप्रूवर है या आपसे एक लेयर ऊपर कोई एडी साहब जो है वो अप्रूवर है या हेड ऑफ ऑफिस अप्रूवर है। तो ये सिस्टम ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसमें टू इंश्योर ये क्या सुनिश्चित करेगा, ऑथेंटिसिटी। ये सिस्टम जो है ऑथेंटिसिटी को सुनिश्चित करेगा। यही तो होता था पहले हमारे यहाँ, ऐसे ऐसे केस पकड़े गए 4 साल ज्यादा सर्विस करके चले गए। उन्होंने क्या किया था, डेट ऑफ बर्थ को जो है वो मैनिपुलेट कर लिया था, उस पर न जाने क्या क्या करके कैसे देखने भी नहीं आता था और वो 4 साल ज्यादा नौकरी करके चले गए। बाद में पकड़ा गया केस ये, तो उसके लिए वो केस पकड़ा गया और फिर उस पर जो है अब क्या कर सकते हो, तो पेंशन पे है तो वो कोर्ट में चला गया कि आप मामला पेंशन से काट नहीं सकते। हम कोई भी हम लोग ने बनाया बिल बनाया कि इतना तुम्हें एक्सेस पेमेंट तुम्हें हुआ है, ज्यादा सर्विस करके गए हो तो 60 साल से 64 साल में तुमको एक तरह से रिटायर किया गया है। जो गलत था ये डेट ऑफ बर्थ जो है ठीक से एलिजिबल नहीं था, ये इलिजिबल था। तो देखिए एक टाइम ये था, अब ये एक टाइम ये है। टू इंश्योर ऑथेंटिसिटी, पूरी ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित की जाए, ऑनलाइन सब काम होगा। ऑडिट ट्रेल इसी की बात कर रहे हैं, ये देखिए ये डिजिटल परिभाषा है। ऑडिट ट्रेल क्या है, इसका मतलब समझिए। ऑडिट ट्रेल, ट्रेल माने होता है जिसे मतलब एक तरह से पूरा सीरीज। तो ऑडिट ट्रेल क्या है, कीप से परमानेंट रिकॉर्ड, ये परमानेंट रिकॉर्ड रखता किस चीज का, ऑफ एवरी मॉडिफिकेशन, हर मॉडिफिकेशन का, कौन किया, किसने किया, किस तारीख को किया। प्रिजर्विंग ट्रांसपेरेंसी, इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रिजर्व होती है, यानी पारदर्शिता आती है और जवाबदेही। कभी भी चेक हो, ऑडिट हो, तो पता चलेगा कि इस चीज को किसने किया था। चेंज, डिजिटल ऑथेंटिकेशन रिप्लेसेस, जो डिजिटल ऑथेंटिकेशन किया जाता है अप्रूवर के द्वारा, ये रिप्लेस करता है फिजिकल सिग्नेचर और सील। जो पहले मोहर लगाना, मोहर लगती थी और चिड़िया बैठाया जाता था, उसको रिप्लेस करता। तो अब क्या करना है, ये सारा आप समझ लीजिए। आउटकम क्या इसका, यानी ये 202 जो है सप्लीमेंट्री रूल, ये जो EHRM 2.2 का पार्ट बना है, ये इस ऑब्लिगेशंस क्या है इसका, इस ऑब्लिगेशंस आर मेट। ये जो हमारा उत्तरदायित्व है एडमिन का, वो पूरा करता है कि पेपरलेस हमारा डिपार्टमेंट काम करे। तो पेपरलेस हो, ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शिता हो और टेम्पर प्रूफ हो। टेम्पर प्रूफ यानी कोई उसमें टेम्परिंग ना कर पाए। पहले जो होती थी, हमने केसेस तमाम देखे जिसमें टेम्परिंग होती थी। तो टेम्पर प्रूफ हो, वे छुट्टी भरी नहीं जाती थी। बहुत लोग जो है अपना ईएल ले चुके, फिर भी ईएल उतने हैं। ऐसे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं मिली भगत से। इंश्योर्स, ये सुनिश्चित करता है, ये जो EHRM आया है, ये सुनिश्चित करता है कंप्लायंस विद रूल्स, नियमों के साथ। वाइल अलाइनिंग, किससे अलाइन करता है, डिजिटल इंडिया से, ई ऑफिस रिफॉर्म से। जो डिजिटल इंडिया या ई ऑफिस रिफॉर्म चल रहा 2014, जो कोर बिल्कुल जो है वो पार्ट है, और इसके बाद डिजिटल इंडिया का 2022 में और रोबस्ट किया गया, जिसका पायलट प्रोजेक्ट 2009 में था और स्केल अप किया गया था 2000 में। ये ई ऑफिस अभी किसका पार्ट हो गया, ये ई ऑफिस जो है EHRM का पार्ट हो गया है, इससे इंटीग्रेट हो गया EHRM से। तो इसको जो है, ये सब जो है इसका लीगल आधार ये 2002 और 2003 है। तो 2003 भी देख लीजिए, फिर इसके बाद बैक लेना होगा तो लिया जाएगा। ऐसा 2003 क्या है, सप्लीमेंट्री रूल्स 2003 पे आएगी। प्रोविजन क्या है, द सर्विस बुक शुड बी मेंटेन्ड इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट सर्विस बुक मेंटेन करिए 2003 में, जो पहले फिजिकल था अभी डिजिटल। अभी डिजिटल डुप्लीकेट कैसे, आप कहेंगे सर ये क्या है। 1 copy shall be kept in the custody of the head of office। देखो हेड ऑफ ऑफिस, एक कॉपी हेड ऑफ ऑफिस की कस्टडी में रहेगा, उस वो कस्टोडियन है। एंड द अदर शैल बी गिवन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, और एक कॉपी गवर्नमेंट सर्वेंट की रहेगी डिजिटल फॉर्म में ही। आइए आगे बताते हैं अभी कैसे। पर्पस क्या है इसका, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। एंड अलाउ, और क्या अलाउ करता है एम्प्लॉय को, कि टू नो द डिटेल्स ऑफ देयर सर्विस रिकॉर्ड, ताकि वो जान सके अपने सर्विस रिकॉर्ड के डिटेल्स, आप खोल के देख सके। आपके पास है वो होगा आईपी नंबर या कुछ भी देंगे, वो हेल्प्स एम्प्लॉइज, इससे एम्प्लॉय को मदद मिलती है वेरीफाई एंट्री, कि वो वेरीफाई कर सके एंट्रीज को। जैसे मान लीजिए लीव लिया उसने या नहीं लिया है, फिर भी पोस्टिंग है, और लिया है पोस्टिंग नहीं है, मतलब जो भी है डिस्क्रिपेंसी देख सके, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, इसकी पोस्टिंग है कि नहीं, इसको वेरीफाई कर सके। एक्ट्स एज अ सेफगार्ड, ये सेफगार्ड के रूप में काम करता है ये जो सिस्टम है पूरा। अगेंस्ट एरर्स, इसमें एरर नहीं होंगे, डिस्प्यूट्स नहीं आएंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और सेटलमेंट ऑफ क्लेम, कोई भी क्लेम सेटल करने के लिए, चाहे आपका जो है रिटायरमेंट ग्रेजुटी हो, चाहे पेंशन हो,
चाहे आपका जो है लीव इनकैशमेंट हो, चाहे आपका जो है कोई भी पेमेंट अगर जो है, चाहे आपका ये जो बेचते हैं, आप उसे क्या कहते हैं, जो बेचा जाता है, आप 40% पेंशन बेचते हैं, तो वो जो है कोई भी क्लेम जो है आपका सेटल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन डिजिटल फॉर्म EHRM 2.0, देखिए ई सर्विस बुक इटसेल्फ इज ड्यूल एक्सेस। ये जो ई सर्विस बुक है, ये जो है इटसेल्फ माने स्वयं ही, जो ई सर्विस बुक है वो स्वयं में क्या है, ड्यूल एक्सेस है। ड्यूल एक्सेस का क्या मतलब है, यानी दो है उसमें एक्सेस, दो तरह से उसमें एक्सेस है, यानी ऑफिस भी एक्सेस कर सकता है और आप भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉपी है, चाहे वो जो अथराइज है वो खोल सकता है फॉर ऑफिस यूज, और एम्प्लॉइज ऑनलाइन व्यू, और एम्प्लॉइज ऑनलाइन उसे देख सकता है थ्रू देयर लॉगिन, उसको लॉगिन दिया जाता है, उससे खोल के देख सकता है। इस प्रकार ये जो SR 203 है, सप्लीमेंट्री रूल 203 है, इसका लॉजिक क्या है, आज की टाइम में, डिजिटल इंडिया के टाइम में 2025 में ये इंप्लीमेंट किया डिजिटली विदाउट नीडिंग फिजिकल डुप्लीकेट बुक्स। अब ये डुप्लीकेट कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्या कस्टोडियन की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट पीपीटी हरिडली आइए, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा। कस्टडी क्या, कौन रखेगा, जिम्मेदारी किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, और ट्रांसफर ऑफ सर्विस कैसे करेंगे। देखिए हेड ऑफ ऑफिस जो है इज रिस्पॉन्सिबल, बार बार मैं कह रहा हूं कि जो प्रोसीजर में लिखा हुआ ऑफिस प्रोसीजर में वो हेड ऑफ ऑफिस का है, कि जो हेड ऑफ ऑफिस जिसको नोटिफाई किया है, किसने ये नोटिफाई कौन करता है। आप अगर क्वेश्चन करें कि सर आप बताइए हेड ऑफ ऑफिस का नोटिफिकेशन कौन करता है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये पावर डेलीगेट किया हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या मिनिस्ट्री ने ये पावर डेलीगेट। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के बिहाफ में हमारे जो है ये काम करती मिनिस्ट्री, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो हमारा नोडल एक तरह से हो गया, पूरा जो सरकार चला रही है, तो वो जो है वो पावर फिर डेलीगेट होकर के किसके पास आया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास। प्रेसिडेंट का पावर जो जिसको ऑपरेट करते हैं मिनिस्ट्री के थ्रू महामहिम राष्ट्रपति महोदया करवाती हैं, वो पावर जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दिया जाता है, डेलीगेट किया जाता है। वो ये बनाएंगे हेड ऑफ ऑफिस, जिसको भी नोटिफाई करेंगे वो जिम्मेदार हो जाएगा ओपन करने का, यानी ओपनिंग सर्विस बुक को, कस्टडी उसकी, एक्यूरेसी उसकी, यानी उसको वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे, और सेफ ट्रांसफर ऑफ सर्विस। अगर एम्प्लॉय ट्रांसफर हुआ तो उसको सुरक्षित वहां तक पहुंच जाएगा उसके नए डिपार्टमेंट तक। इट मस्ट बी ओपन फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पहले अपॉइंटमेंट के दिन खुलेगा। और कहां रखा जाएगा, आप जो क्वेश्चन बीच बीच में कर रहे थे, केप्ट इन दी हेड ऑफ ऑफिस कस्टडी, हेड ऑफ ऑफिस की कस्टडी में रहेगा, उसकी जिम्मेदारी है, वो चाहे जहां रखे लेकिन उसकी जिम्मेदारी है। अपॉन ट्रांसफर में उसको जो है जो सर्विस बुक है वो मूव करती है विद एम्प्लॉय गया, सर्विस बुक भी गई, चाहे फिजिकल फॉर्म में थी तब जाती थी, अब डिजिटल फॉर्म में टू द न्यू ऑफिस विदाउट डिले, बिना डिले नए ऑफिस में भेज जाती है। एवरी एंट्री मस्ट बी प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, हर एंट्री प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड होगा और ड्यूली अटेस्ट होगा, किसके द्वारा, बाय हेड ऑफ ऑफिस या फिर कोई अथराइज गेस्टेड ऑफिसर। तो हमने बताया ना, अगर एओ को अथराइज किया गया तो अथराइज गेस्टेड ऑफिसर जो है वो कर सकता है। नो इरेजर्स, कोई भी इसमें रबड़ नहीं चलेगा, फ्लूइड नहीं चलेगा, व्हाइट फ्लूइड नहीं लगेगा, ओनली नीट। खैर अब तो ये सब खत्म हो गया, वो जब फिजिकल था तब ये सब चीजें थी, अभी इसमें तो सब लॉकिंग लगी हुई है, इतना अभी सब जो है वो चीजें ये EHRM में सब चीज जो है पक्का है। ओनली नीट करेक्शंस, अगर करेक्शन है तो ओनली नीट करेक्शंस विद फुल अटेस्टेशन, ये पहले की बात है कि केवल जो है नीट करेक्शंस करें और फिर उसको अटेस्टेशन करें, जो अटेस्टिंग अथॉरिटी है। फिजिकल फॉर्म की बात हो रही है, दिस डिसिप्लिन, ये जो पूरा प्रोसेस समझाया गया है, ये जो अनुशासन इस तरह का जब मेंटेन रहेगा सर्विस बुक के मामले में, तो ये आधार बनेगा किस चीज का, आपका सही फिक्सेशन होगा, आपका सही इंक्रीमेंट लगेगा, LTC आपको टाइम से मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, पेंशन मिलेगा, विजिलेंस क्लियरेंस सब टाइम से, ठीक है। और रीइटरेटेड, और यही चीज, ये जो जितने भी रूल्स हैं सारे ये सर्विस बुक मेंटेन के, इसको बार बार जो है लाया गया, तमाम तरह के हैंडबुक निकलती हैं, जैसे स्वामीज कंपाइलेशन आप देखते हैं, तो इनको जो है रीइटरेटेड इन मल्टीपल डिपार्टमेंटल हैंडबुक्स एंड सर्कुलर, तमाम सर्कुलर्स और हैंडबुक आती, इन्हीं नियमों को बार बार जो है लाया जाता है। दिस कस्टोडियल ड्यूटी, ये जो कस्टोडियल ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, हेड ऑफ ऑफिस की। फिर कह रहा हूं, ये जो कस्टोडियल ड्यूटी है सर्विस बुक को मेंटेन करने की हेड ऑफ ऑफिस की, इज नॉन डेलीगेबल, नॉन डेलीगेबल। ध्यान से सुन लीजिए, देखिए लिखा हुआ है यहां पर कि ये कस्टोडियल ड्यूटी जो है वो नॉन डेलीगेबल है, किसी को डेलीगेट नहीं हो सकता,
किस बात के लिए? फॉर अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। यानी अगर मान लीजिए नीचे का ऑफिसर को दे भी दिया उसने अप्रूवर के रूप में, जिम्मेदारी हेड ऑफ ऑफिस की है। अभी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो क्लियर कंसेप्ट है इसमें ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल में कि हेड ऑफ ऑफिस जो है वो जिम्मेदार है और वो डेलीगेट नहीं कर सकता नॉन डेलीगेट अकाउंटेबिलिटी को। अब सिग्नेचर मान लीजिए अप्रूवर के रूप में किसी को बना दिया गया, ठीक है, वो अप्रूविंग करेगा, जिम्मेदारी उसकी भी हो गई है, लेकिन जवाबदेही से बच नहीं सकता कौन? हेड ऑफ ऑफिस। क्यों? क्योंकि कस्टोडियल ड्यूटी इज नॉन डेलीगेबल। और कस्टोडियल कौन है? ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा है, कस्टडी किसके अंडर में रहेगा? हेड ऑफ ऑफिस। मेरे ख्याल से अब इससे स्पष्ट तो आपको बात नहीं क्लियर हो सकती है। और बाकी ऑफिस टू ऑफिस क्या वेरी कर रहा है वो सब छोड़िए, वो डिस्कस करने हम नहीं बैठे कहां क्या कैसे चल रहा है। मैंडेटरी शिफ्ट, देखिए कंपलसरी मैंडेटरी जो आपका ट्रेनिंग चल रहा है ये मैंडेटरी यानी कंपलसरी, अनिवार्य जो शिफ्ट है यानी अनिवार्य हम लोग जो है ये शिफ्ट जो करना हमें एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात जो फिजिकल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में आना है। ई सर्विस बुक जो 2025 का अपडेट है, ये देखिए गवर्नमेंट का लेटेस्ट ऑर्डर है, कब का? वो भी जून का, 17 जून 2025 डीओपीटी का ओएम है। ओएम माने ऑफिस मेमोरेंडम। क्या कहता है ये? डीओपीटी हैज मैंडेटेड माने आदेश दिया कि ई सर्विस बुक्स मेंटेन की करिए। किस पे मेंटेन करना? किस प्लेटफॉर्म में? ऑन दी ई एचआरएम 2.0। ये 2023 का ई एचआरएम 2.0, 17 का 1.0 वो पुराना हो गया, अभी ये नया है 2023 का। अक्रॉस ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, मतलब सारे हिंदुस्तान के जितने भी मंत्रालय या डिपार्टमेंट है, जितने ऑफिस है, फिजिकल सर्विस बुक्स आर टू बी फेज्ड आउट। ध्यान से देखिए, आप एडमिन ऑफिसर बनेंगे, जितनी भी फिजिकल सर्विस बुक्स है वो सब फेज्ड आउट किया जाए। फेज्ड आउट का मतलब है मान लीजिए आप कहेंगे सर हमारे अंडर में जो है 400 सर्विस बुक है, तो चलिए 400 एक दिन में 2 दिन में नहीं हुआ, फेज आउट करिए धीरे धीरे, 10 सर्विस बुक हर दिन करिए, 2 करिए, 4 करिए, ऐसे ऐसे उसको फेज आउट करिए। आफ्टर कंप्लीटिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, और वेरिफिकेशन कैसे होगा? डिजिटाइज एंट्रीज, जितनी भी डिजिटाइज एंट्रीज हैं, जितनी भी डिजिटल एंट्रीज आपने की है ई सर्विस बुक में, जो ये एचआरएम 2.0 पोर्टल से इंटीग्रेट है, उसको एक बार जब वो वेरीफाई हो जाए अप्रूवर के द्वारा, अथॉरिटी द्वारा, जो भी अथॉरिटी हो, तब जाकर के उसको जो है फिजिकल वाला हटाएंगे। ई सर्विस बुक इज लीगली टेनेबल। जब ये सब हो जाएगा तो ई सर्विस बुक जो होगी वो लीगली टेनेबल हो जाएगी, यानी फिर वो कानूनी मान्यता उसको मिल जाएगी फॉर ऑल पर्पजेस, हर पर्पस के लिए। उसमें फर्स्ट डे अपॉइंटमेंट था, पेन से लिखा था, अब आप जब इसमें डाल दिया जाए और अप्रूव हो गया वो, यानी मेकर, चेकर और अप्रूवल वाले सिस्टम में सब आ गया, तब फिर वो जो है टेनेबल हो जाएगा, वो एंट्री टेनेबल हो गई। ऐसे ऐसे करके पूरा कंप्लीट करना है। दिस चेंज वाज कम्युनिकेटेड, ये परिवर्तन जो है ये कम्युनिकेट किया गया था किसके द्वारा? इस लेटर के द्वारा, डीओपीटी के द्वारा। किस तारीख को? 17/6/25 को। एंड एम्प्लीफाइड बाय गवर्नमेंट सर्कुलर, और इसको खूब इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है। गवर्नमेंट के जितने भी सर्कुलर ट्रैकर्स हैं, यानी कुछ लोग जो है गवर्नमेंट के जितने भी सर्कुलर निकलते हैं उनको ट्रैक करते हैं, उनको जब पढ़ते हैं, निकालते हैं, उसका कुछ लोगों के जानकारी के लिए बनाते हैं, यूट्यूब में बनाते हैं, उन सब ने खूब इसको इम्प्लीफाई किया, खूब डिटेल में समझाया है। EHRM 2.0 जो है क्या करता है? प्रोवाइड करता है एंड टू एंड HR वर्कफ्लो। एंड टू एंड HR वर्कफ्लो यानी ह्यूमन रिसोर्स जो वर्कफ्लोज है, कैसे कैसे पूरा SOP बनी हुई है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक डायग्राम पूरा है, हायरार्की मतलब हायरार्की कह लीजिए, काम की, वर्क की, पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है, अपॉइंटमेंट से लेकर के रिटायरमेंट तक इसको मेंटेन करना है। किसमें? EHRM 2.0। एज एन एडमिन ऑफिसर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में, यू मस्ट इंश्योर, मैं आपको कह रहा हूं, ट्रेनिंग चल रही है, आपको मस्ट इंश्योर करना है, मे इंश्योर ही नहीं है, कैन इंश्योर नहीं, मे इंश्योर नहीं, मस्ट इंश्योर, आपको सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना? ऑनबोर्डिंग, कि आप चढ़ जाइए जहाज पे, किस जहाज पे? ऑनबोर्डिंग कर लीजिए टू EHRM 2.0, इलेक्ट्रॉनिक जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, जो 2000 कब का है? 23 का लेटेस्ट वर्जन, और ये 25 है, 2 साल उसका भी हो गया। डेटा माइग्रेशन कर लीजिए, जितने डेटा है सब माइग्रेट कर लीजिए, उसमें ले आइए, और फील्ड लेवल वैलिडेशन करा लीजिए। फील्ड लेवल पे ये टेक्निकल टर्म्स है डिजिटल वर्ल्ड का, फील्ड लेवल वैलिडेशन, या जिस फील्ड का जो अप्रूवर हो उसके द्वारा, और पूरा सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन हो जाए, तब जाके काम पूरा होगा। प्रिपेयर ए कट ओवर प्लान, पूरा प्लान तैयार करिए कि कब तक ये काम पूरा होगा, और सुनिश्चित करिए कि मेकर, चेकर, कंट्रोल्स
उसमें जो है एक एक व्यक्ति बनाने वाला हो और जिसने बनाया हो चेकर उसमें जो है